गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, जसवीर मेमोरियल की ऑनलाइन क्लासेस में आपका पुनः स्वागत है। तो अपन मैथ्स 11th मैथ्स में 10.3 में आ गए थे। तो 10.3 से पहले जो अपन ने बेसिक पढ़ा था उसमें क्या क्या पढ़ा था वो मैं एक बार आपको ध्यान में दिलाना चाहता हूँ। तो उसमें क्या हो रहा था, अपन ने एक तो व्यापक समीकरण पढ़ी थी कि व्यापक समीकरण जनरल फॉर्म क्या होती है, ये bx by प्लस सी ax प्लस by प्लस सी, ये हमारी जनरल फॉर्म थी इक्वेशन की, ये आपको गिवन होगी। तो अगर इस रूप में आपको गिवन हो तो इसको आप एक तो अंतःखंड रूप में लिख सकते हैं, ये अपन ने सीख लिया था अंतःखंड रूप। उसके बाद अपन ने इसको झुकाव रूप में कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो झुकाव रूप में जब कन्वर्ट करते हैं तो इसमें m और c की वैल्यू क्या होती है। और तीसरा था अपना अभिलंब रूप, इन तीनों में कन्वर्ट करना सीख लिया था। इसी टाइप के आपके क्वेश्चन आएंगे अभिलंब रूप में। तो तीनों चीज़ें अपन को आपने ध्यान में कर ली होगी। इसके बाद अपन ने एक चीज़ और सीख ली थी, वो क्या थी कि अगर कोई बिंदु आपको दिया जाए जिसके कोऑर्डिनेट x1 y1 हो, उस बिंदु की किसी रेखाखंड से दूरी ज्ञात करना है, जबकि उस रेखाखंड की कोई समीकरण ax प्लस by प्लस c बराबर 0 हो। तो इस रूप में हो तो उसका फॉर्मूला अपन ने ज्ञात किया था, यानी बिंदु से रेखा की दूरी का, तो वो भी मोड ऑफ ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन रूट ऑफ a² प्लस b²। ये चीज़ें अपन ने लास्ट क्लास में पढ़ी थी। तो इसके बाद एक कॉन्सेप्ट और बच जाता है, वो अपन रिवाइज करके फिर एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे भी। तो देखें, अपना लास्ट कॉन्सेप्ट है कि अगर दो समांतर रेखाएं हों तो उनके मध्य की दूरी कैसे ज्ञात करते हैं। तो एक लास्ट दो टॉपिक अपना सरल रेखा चल रहा है, तो सरल रेखा में दो समांतर रेखाओं के मध्य की दूरी, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। अगर दो पैरेलल लाइंस आपको गिवन हो तो उनके बीच की डिस्टेंस अपन कैसे निकालेंगे। तो मान लेते हैं कि ये हमारा कार्तीय तल में दो रेखाएं L1 और L2, एक तो रेखा ऐसे है जो L1 है और दूसरी रेखा कोई इस तरीके से जा रही है, दोनों रेखाएं क्या एक दूसरे के समांतर है। तो हमें क्या ज्ञात करना है, एक रेखा से दूसरी रेखा के मध्य की दूरी ज्ञात करनी है। अब दूरी होती है वो लंबवत होगी, तो हम मान लेंगे ये बिंदु से अपन जो इसको y अक्ष को काट रहे हैं, यहाँ से ये इस पे अभिलंब है b पर, तो इधर भी अभिलंब होगी। इस तरीके से मध्य की दूरी ज्ञात करते हैं, क्योंकि किसी बिंदु से दूसरी पर अपन अभिलंब डाल सकते हैं दूसरी रेखा पर। तो अपन क्या करेंगे, अभी जो अपन ने पीछे वाला कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि किसी बिंदु की किसी रेखा से दूरी, उस वाले कॉन्सेप्ट से इस दूरी को ज्ञात करेंगे। क्योंकि अगर अपन ये कोऑर्डिनेट ज्ञात कर लेते हैं, इस रेखा का ये बिंदु ज्ञात कर लेते हैं, तो एक बिंदु से एक रेखा की जो दूरी होती है वो ये होगी, और ये बिंदु इस रेखा के ऊपर उपस्थित है। इसका मतलब दोनों रेखाओं के मध्य की दूरी आ जाएगी, वो चाहिए यहाँ, वो चाहिए यहाँ, क्योंकि ये दोनों लाइनें क्या है, पैरेलल समांतर है। और समांतर लाइनों के मध्य की दूरी हमेशा क्या रहेगी, समान रहेगी हर बिंदुओं पर। तो अपन क्या करते हैं, ए से बी की डिस्टेंस ज्ञात करते हैं बिंदु से रेखा वाली दूरी के कॉन्सेप्ट से। तो माना L1, तो L1 जो रेखा है उसकी समीकरण ax by प्लस c1 बराबर 0 तथा L2 बराबर ax by प्लस c2 के रूप में होगा, क्योंकि उनके x और y के जो कोफिशिएंट होते हैं वो तो समान होंगे, क्योंकि दोनों रेखाएं समांतर हैं। जो तीसरा c है वो क्या होगा, दोनों में अलग अलग होगा, c1 और c2 के रूप में। तो a1 और a2 तो सेम होंगे, अगर वो समांतर है तो a1 और a2 का जो रेशियो होता है, या ये दोनों अपन समान कर सकते हैं, या तो इनका अनुपात समान होता है या खुद भी तो समान हो सकती हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो अपन दोनों को समान ले लेंगे, केवल तीसरा जो गुणांक ये कांस्टेंट वैल्यू है वो दोनों में अलग अलग होगी यदि दो रेखाएं समांतर है। तो अब अपन क्या करेंगे, जैसे L1 रेखा है तो इसका
बिंदु ए जो है, ए कोऑर्डिनेट है, उसकी वैल्यू ज्ञात करेंगे। और ए कोऑर्डिनेट अगर आप देखें तो L1 जो रेखा है वो क्या है, अगर उसका अपन झुकाव रूप ज्ञात करते हैं तो वो वाई एक्स को काटने वाला अंतखंड है, और वाई एक्स को काटने वाला अंतखंड क्या होता है, 0 और सी होता है, क्योंकि एक्स तो इसका 0 होगा, वाई जो होगा इसका वाई कोऑर्डिनेट होगा वो सी होगा, और सी कौन सा सी, झुकाव रूप में जो अंतखंड काटता है वाई एक्स को, जो अंतखंड काटेगा वाई बराबर एम एक्स प्लस सी फॉर्म में जो अपन लिखते हैं उस वाला सी, ना कि ये कांस्टेंट वाले सी की बात नहीं कर रहा हूँ। तो अपन क्या करेंगे, यहाँ L1 रेखा का झुकाव रूप लिखने पर, अगर मैं L1 रेखा का झुकाव रूप लिखूंगा तो क्या आ जाएगा, आपको पता है y बराबर एम एक्स प्लस सी होता है, तो y बराबर एम एक्स प्लस सी फॉर्म में जैसे ही मैं लिखूंगा, यहाँ से डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं, तो माइनस ए एक्स माइनस C1 और अपॉन में क्या आ जाएगा b, और यहाँ पे भी अपॉन में क्या आ जाएगा b। तो यहाँ अतः c की वैल्यू क्या होगी, अतः c अंतखंड चाहिए हमें, तो c अंतखंड जो होता है y बराबर एम एक्स प्लस सी से, इसको लिख लो समीकरण 1 और नीचे लिख दो y बराबर एम एक्स प्लस सी से तुलना करने पर, तो y बराबर एम एक्स प्लस सी से तुलना करेंगे तो m तो ये होगा, हमें चाहिए नहीं, c जो स्मॉल c है वो क्या होगा, ये होगा, तो अतः c की वैल्यू, अंतखंड की वैल्यू, c की वैल्यू क्या आएगी, कैपिटल C1 अपॉन b आ जाएगी, तो ये हो गई। तो यहाँ पे जो निर्देशांक होगा c की वैल्यू क्या लिख सकता हूँ मैं, माइनस C1 अपॉन b लिख सकता हूँ। तो अब अपन ने जो कॉन्सेप्ट पहले पढ़ा है, क्या, किसी रेखा की किसी बिंदु से दूरी, तो अपन लिखेंगे चूंकि बिंदु ए की रेखा L2 से दूरी, तो L2 से जो दूरी होगी वो d होगी, और d का फॉर्मूला अपन जानते ही हैं, ax प्लस बी वाई प्लस सी अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला अपन ने किया हुआ है। तो इसमें अपन क्या करेंगे कि जो ये बिंदु है, इस बिंदु के जो निर्देशांक होते हैं वो तो क्या होते हैं, ये x1 y1 होते हैं, तो x1 y1 तो ये पॉइंट हो जाएंगे हमारे जो अपन ने ज्ञात किए हैं, और L2 जो होगी वो दूसरी रेखा की समीकरण हो जाएगी। तो d बराबर फॉर्मूला क्या आएगा, देखें तो a x1 का मान यहाँ पे क्या है, 0 है, प्लस b y1 का मान क्या है, y1 ये हो गया, तो माइनस c अपॉन b C1, और जो दूसरी रेखा है L2 उसकी समीकरण क्या थी, ax प्लस बी वाई प्लस C2 था ना, तो ax प्लस बी वाई प्लस C2 अपॉन में नीचे क्या आएगा, वही रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया। तो यहाँ से इसको सोल्व करेंगे तो हमारी दोनों रेखाओं के मध्य की दूरी आ जाएगी। तो देखो ये 0 हो जाएगा, यहाँ से ये b से b तो कट जाएगा, तो माइनस c, और ये C2, तो अगर अपन माइनस का आएगा ये प्लस का, तो C2 माइनस C1 लिख सकते हैं, और रूट में क्या आ जाएगा नीचे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जो कि दूरी वाले में भी आता था, एक बिंदु से रेखा की दूरी वाले सूत्र में भी। तो ये हमें फॉर्मूला बेसिकली याद रखना है, क्या, कि यदि आपको दो रेखाएं दे रखी हो, तो दो रेखाएं दे रखी हो तो उनके मध्य की जो दूरी है वो उनके जो कांस्टेंट वैल्यू है उनके दोनों को माइनस करना है, और नीचे रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिखना है, तो ये आपका मान आएगा। ठीक है, तो ये वाला फॉर्मूला भी आप अच्छे से ध्यान में कर लें। लास्ट अपना फॉर्मूला बचा है, अब अपन क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे 10.3 के। तो देखते हैं, क्वेश्चन नोट डाउन कर लेंगे आप। तो ये लास्ट कॉन्सेप्ट था अपना, इसके बाद अपनी एक्सरसाइज 10.3 स्टार्ट होगी। तो प्रश्नावली तो 10.3 में आपको किस टाइप के सवाल हैं देखें भाई। पहला सवाल, निम्नलिखित समीकरणों में समीकरणों को ढाल अंतःखंड रूप में, यानी अंतःखंड रूप में रूपांतरित करना है, जिसके ढाल तथा
y अंतःखंड आपको ज्ञात करना है। ढाल अंतःखंड झुकाव रूप में बोला है, ये झुकाव रूप में आपको ज्ञात करना है। और झुकाव रूप में ज्ञात करने के बाद एक तो झुकाव होता है, एक सी अंतःखंड होता है, y अंतःखंड, वो दोनों बताने हैं। तो बहुत ही सिंपल से सवाल हैं, 3 सवाल दे रखे हैं एक में, तो ध्यान दे। x + 7y = 0, यानी ax + by बराबर 0 दे रखा है, c नहीं दे रखा है, इसमें व्यापक दे रखा है आपको। अब इसको बदलना है किसमें, झुकाव रूप में लिखने पर। तो अपन लिखेंगे झुकाव रूप में बदलने के लिए, तो झुकाव रूप में बदलने के लिए क्या होगा अपना, इसको ax + by + c दे रखा है, तो y बराबर mx + c में बदलना है, तो y को अकेला करना है। तो अपन पहले तो करेंगे 7y = -x, उधर 0 है तो सीधा आ जाएगा, तो y बराबर ये हो जाएगा -1/7x + 0 हो गया। तो अब इसको +0 लिख सकते हो, लिखने को समीकरण 1 दे दें, और y बराबर mx + c समीकरण 2 हो जाएगी। तो दोनों समीकरणों की तुलना से, दोनों समीकरणों की तुलना से m जो झुकाव है, रेखा का झुकाव जो है, ढाल जो है, स्लोप जो है, झुकाव जो है m होगा, और m क्या हो जाएगा, -1/7 हो जाएगा। और y अंतःखंड है, और y अंतःखंड क्या होगा, इसमें c होता है, और c की वैल्यू क्या आई है, 0 आ जाएगी, तो c = 0 हो जाएगा। तो ये ध्यान कर लें, क्योंकि c है ही नहीं इसमें, c 0 दे रखे हैं, तो ये आ जाएगा। इस रूप में आप बाकी 2 सवाल भी ये इसी तरीके से दे रखे हैं। जैसे एक तीसरा दे रखा है, वो मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। दूसरा तो साधारण समीकरण दे रखी है, तीसरे में आपको क्या दे रखा है, थोड़ा सा ध्यान दे कि y बराबर 0 ही दे रखा है सीधा ही, यानी y बराबर 0 मतलब ये x रेखा हो गई वैसे, क्योंकि y बराबर 0 किसकी समीकरण होती है, x रेखा की। तो x रेखा की समीकरण है, तो इसका वैसे सीधा कंपेयर ही करना है, क्योंकि y बराबर mx + c में ही है ये। तो y = mx + c से कंपेयर, तुलना जैसे ही आप करोगे, तुलना से आपको m क्या मिलेगा, m 0 मिलेगा, और c भी क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। m यानी ढाल जो है भी x रेखा की प्रवणता क्या होती है, 0 होती है, और वो y अक्ष पर काटेगी नहीं, y अक्ष पर वैसे काटेगी तो 0 पर काटेगी, मूल बिंदु पर, तो 0 हो जाएगा y अक्ष अंतःखंड। तो m और c दोनों ही 0 होंगे। सिंपल सी चीज़ थी, थोड़ा सा ध्यान कर लेना है, ठीक है। तो ये हमारा पहला सवाल है, इसका एक सवाल मैंने छोड़ा है आपके लिए, वो आप सोल्व करेंगे। तो इसी प्रकार अपना दूसरा सवाल जो है क्वेश्चन नंबर 2, उसमें आपको लिखा है कि निम्नलिखित समीकरणों को अंतःखंड रूप में रूपांतरित कीजिए। अब की बार आपको अंतःखंड रूप में फाइंड आउट करना है इनको, जहाँ अक्षों के अंतःखंड जो हैं वो बताने हैं। तो पहला जैसे सवाल है 3x + 2y - 12 = 0। तो x/a + y/b = 1 अंतःखंड रूप में बदलना है। तो अपन लिखेंगे अंतःखंड रूप में बदलने पर ठीक है। तो बदलेंगे तो सीधा सा क्या करते हैं, सबसे पहले जो c होता है उसको इक्वल में भेजते हैं। प्रोसेस मैंने आपको समझाई हुई है, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं फॉर्मूले से ये a b c लेते हुए, बट अपन सोल्व ही करेंगे, क्योंकि हम ऐसा बार बार फॉर्मूला याद रखने से ज़्यादा इस पैटर्न समझ लेना। पैटर्न अपन को ध्यान में रहेगा तो हर बार आप आराम से लिख पाओगे, कन्फ्यूजन बिल्कुल नहीं होगी। c उधर गया तो अब ये अपॉन में आ जाएगा इसके, तो 3x/12 कर देंगे, और 2y/12 = 1, बराबर में 1 रहना चाहिए। अब ये x अकेला रहना चाहिए, तो वैसे भी कट रहा है ये, तो x ये कट जाएगा, 3 और 12 तो 4 बचेंगे, और ये y/6 बचेंगे, तो बराबर में 1। तो अब यहाँ से अंतःखंड रूप लिखूंगा मैं इसको, समीकरण 1 देके। तो अंतःखंड रूप होता है अपना x/a + y/b = 1, समीकरण 2। तो दोनों समीकरणों की तुलना से, या समीकरण 1 व 2 की तुलना से, तो समीकरण
1 व 2 की तुलना से। ठीक है, तो तुलना जैसे ही आप करेंगे तो क्या आ जाएगा, a इज इक्वल टू एक्स अंतखंड तो आ जाएगा आपका 4 और b जो है y अंतखंड वो आ जाएगा आपका 6। तो बात आ गई होगी ध्यान में, सिंपल सी चीज़ है। आपको इसको प्रोसेस से चेंज मतलब चलना है कि बराबर में 1 आना चाहिए, तो पहले c को बराबर में ले गए और अपॉन में दे दिया, फिर x अकेले होने चाहिए x और ये सीधे कट गए। अगर ये नहीं करते तो अपॉन में ले आते अपन 12 के अपॉन में, फिर कट जाते ये जो भी आते वैल्यू, तो a और b की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी। तो ये इसी प्रकार इसके भी 3 दे रखे हैं, तो एक और देख सकते हैं आप, जैसे ये दे रखा है 3y, तीसरा बता देता हूँ इसका भी 3y + 2। अब इसमें x नहीं है तो सीधा सा ये सिंपली ऐसे हो जाएगा 3y बराबर -2। अब -2 अपॉन में आएगा तो 3y अपॉन -2 सॉरी बराबर 1 हो जाएगा। पूरा का पूरा ही अपॉन में आ गया। अब अपन को तो y और x को अकेला करना होता है, तो y अपॉन -2 है और ये अपॉन में 3 आ जाएगा, तो बराबर में 1। अब इसके साथ x तो है नहीं, तो आप इसको कंपेयर करेंगे x अपॉन a + y अपॉन b बराबर 1 से। तो यहाँ x तो है ही नहीं, तो a गुणांक इसका क्या होगा 0 x अंतखंड, और b जो है वो ये आ जाएगा -2/3। जो नहीं है वो तो 0 होना ही है, और जो दे रखा है वो वहाँ से पुट करके आप लिख देंगे। तो उसमें ज़्यादा विचार नहीं करना कि आपको x या y दे रखा है या नहीं दे रखा, तो वो इजीली सोल्व हो जाएगा आराम से। केवल आपको उसी पैटर्न से चलना है कि x अपॉन a और y अपॉन b होना चाहिए। तो x वाला पद है नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, y वाला है तो b आ जाएगा ओनली, और बराबर में 1 रहना चाहिए। तो इस तरीके से आप आराम से इसको सोल्व कर सकते हैं। अब अपन चलते हैं तीसरा रूप अपना अभिलंब रूप में। नॉर्मल फॉर्म में अगर जनरल फॉर्म को आपको कन्वर्ट करना हो तो उसका पैटर्न थोड़ा सा अलग रहेगा। मैंने आपको डेरिवेशन में भी बताया था आपको किस पैटर्न को फॉलो करना है। तो देखो तीसरा क्वेश्चन आपका है, क्वेश्चन दे रखा है x - √3y x - √3y + 8 बराबर 0। तो x cos ओमेगा + y sin ओमेगा बराबर p फॉर्म में बदलना है, यानी अभिलंब रूप में नॉर्मल फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहला चीज़ तो मैंने आपको बताई थी, जो c होता है उसको बराबर में भेज के धनात्मक बनाते हैं, क्योंकि c p की तरह होगा और p क्या होना चाहिए, ऑलवेज पॉजिटिव होना चाहिए। p क्या होती है, किसी रेखा की मूल बिंदु से दूरी होती है और दूरी हमेशा पॉजिटिव होगी, डिस्टेंस। तो x - √3y ये बराबर -8 हो गया। अब ये -8 हो गया तो इसको पॉजिटिव बनाएंगे, तो पूरे को क्या करेंगे माइनस से मल्टीप्लाई। तो माइनस से जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो -x + √3y बराबर 8 हो जाएगा। ये आ गया था। अब इस समीकरण को नाम दे दो एक समीकरण। अब आपको बताया था ये a और b, तो √a² + b² का भाग लगाना होता है। आपने जब अपन ने डेरिवेशन किया था तो मैंने बताया था कि √a² अपॉन b² आएगा सब तीनों पदों के नीचे। तो अपन क्या करते हैं √a² + b² का मान निकालते हैं। तो चूंकि √a² + b², a और b क्या होते हैं व्यापक में ये होते हैं x के गुणांक और y का गुणांक। तो a का मान 1 तो 1 का स्क्वायर और b है √3 का स्क्वायर। चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव, यहाँ से ले लो चाहे यहाँ से ले लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, स्क्वायर है तो वैसे भी पॉजिटिव हो जाएगा। तो 1 और 3 तो कितने हो गए 4 का रूट हो जाएगा 2। ठीक है, तो 4 का रूट हो गया 2, तो 2 का डिवाइड अपन इन दोनों में मतलब तीनों पदों में लेंगे। तो लिखेंगे समीकरण 1 में 2 का भाग देने पर, या लिख सकते हैं a² + √a² b² का भाग देने पर, या इसी का मान निकाला है तो ये भी लिख सकते हैं। तो -x/2 + √3 अपॉन 2y और ये 8/4 हो जाएगा, सॉरी 8/2 हो जाएगा, 4 आ जाएगा। तो यहाँ तो ये तो आ गया -1/2x + 3/2y और ये आ जाएगा अपना 4 हो गया। अब ये हो गई अपनी, इसको अपन तुलना करेंगे, समीकरण 2 दे देता हूँ मैं नाम। तो x cos ओमेगा
प्लस वाई साइन ओमेगा बराबर क्या होगा P। समीकरण 3 से तुलना करने पर, तो समीकरण 2 व 3 से की तुलना करने पर, तो समीकरण 2 व 3 की तुलना से, तो तुलना से देखो भाई क्या आएगा, ध्यान दे, यहाँ से तुलना करेंगे तो कोस ओमेगा का मान आ जाएगा एक तो -12 और साइन ओमेगा का मान आ जाएगा √3/2 और P का मान आ जाएगा आपका 4। तो तीनों मान आ गए। हमें क्या करना है, ओमेगा का मान बताना होता है, यानी P दूरी और ओमेगा कोण जो है, अभिलंब जो अपन डालते हैं, नॉर्मल जो डालते हैं रेखा पर, उस अभिलंब का अक्ष के साथ जो कोण होता है वो ओमेगा होता है। अब ओमेगा दो पदों में दे रखा है, एक तो कोस के रूप में और एक साइन के रूप में। तो यहाँ से हम डायरेक्टली कैसे पता कर सकते हैं, तो P की वैल्यू तो अपनी 4 हो जाएगी। अब इनको अपन को क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग देखना पड़ेगा, क्योंकि कोस नेगेटिव है और साइन पॉजिटिव है। अब कोस नेगेटिव और साइन पॉजिटिव कौन से क्वाड्रेंट में होता है, सेकंड में। तो अपन लिखेंगे, तो ओमेगा के लिए, ओमेगा के मान के लिए, तो ओमेगा के मान के लिए यदि अपन देखेंगे तो अपन 10 ले आएंगे, तो 10 सॉरी डिवाइड कर देते हैं इनको, तो वो 10 आ जाएगा ऑटोमेटिक। तो साइन ओमेगा अपॉन कोस ओमेगा, तो यहाँ से आ जाएगा ये क्या, साइन का मान आ जाएगा √3/2 और इसका मान आ जाएगा 1/2। तो 2 से 2 कट गया, माइनस का आएगा ये, तो ये हो जाएगा 10 ओमेगा। अब 10 ओमेगा क्या मान आ जाएगा, -√3। अब -√3 है, अभी अपन ने देख ही लिया, यहाँ लिख सकते हैं यहाँ पे सेकेंड चतुर्थांश। सेकेंड चतुर्थांश ध्यान में आ गया कैसे लिया है अपन ने, क्योंकि कोस तो नेगेटिव है, साइन पॉजिटिव है। तो कोस नेगेटिव साइन पॉजिटिव कौन से चतुर्थांश में होता है, सेकेंड में। तो अपन इसको देखेंगे तो सेकेंड में वैसे भी 10 का भी नेगेटिव ही रहेगा, तो यहाँ से देख सकते हो आप, बट 10 फोर्थ में भी नेगेटिव होता है। तो यहाँ अपन कंपेयर नहीं कर सकते सीधा कि भाई 10 से आप निकाल लो, तो आपको कोस और साइन से ही देखना है। तो 10 के लिए अगर अपन देखें तो सेकेंड चतुर्थांश को आप कैसे लिखते हैं, पाई माइनस, और √3 मान कब होता है 10 का, π/3 पर। तो पाई माइनस π/3 बराबर -√3 होगा। तो यहाँ से ओमेगा की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो ओमेगा = ये आ जाएगा। तो इसको सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, पाई माइनस π/3 यानी 2π/3। तो ओमेगा आ गया आपका 2π/3। इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान कर लेना, ठीक है। तो ध्यान से देख लें, एक बार मैं पुनः इसको बता देता हूँ आपको क्या किया है। अपने को जनरल फॉर्म दे रखी होगी, तो फर्स्टली आपको क्या करना होता है, जो C होता है उसको उधर ले जाना है, क्योंकि ये आपका P के रूप में आएगा, P से कंपेयर होगा, और ये हमेशा क्या रखना है, पॉजिटिव, नेगेटिव नहीं आना चाहिए। तो इसको उधर ले गए तो नेगेटिव हुआ, तो इसको नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दिया, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव बन गया। इधर वाली वैल्यू हमेशा पॉजिटिव हो जानी चाहिए। फिर इसमें √a² + b² का भाग लगाना है, वो अपन ने डेरिवेशन में बताया था। तो ये पैटर्न है, इसको हमेशा ध्यान रखना है। तो a² + b² की वैल्यू निकाली 2 का अपन ने भाग लगा दिया, तो ये आ गया। अब ये जो रूप है इसको अपन ने कंपेयर किया, तो p की वैल्यू तो डायरेक्ट आ गई। यहाँ से कोस और साइन के रूप में आया किसका, ओमेगा का मान। अब साइन और कोस दो पदों में आ गया, तो अपन यहाँ से सीधा नहीं बता सकते कि थीटा की वैल्यू या ओमेगा की वैल्यू क्या होगी। तो अपन को इसको क्वाड्रेंट पहचानना है पहले, तो कि सेकंड क्वाड्रेंट में होगा, क्योंकि कोस नेगेटिव है बट साइन पॉजिटिव है। कोस नेगेटिव साइन पॉजिटिव किस में होगा, सेकंड में। तो सेकंड चतुर्थांश में तो कोस ओमेगा के लिए अपन क्या करेंगे, साइन अपॉन कोस, तो वैल्यू आ जाएगी 10 = -√3। और -√3 कैसे होता है, पाई, सेकंड क्वाड्रेंट में पाई माइनस थीटा लिखते हैं अपन, तो पाई माइनस π/3 लिखेंगे, क्योंकि √3 मान 10 में π/3 पर होता है। तो पाई माइनस π/3 यानी 2π/3 आ जाएगा। तो इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान कर लें, ठीक है। इसका एक सवाल और करवा देता हूँ मैं आपसे, तो आपको ध्यान में आ जाएगा। देख लें अगला एक और, एक दे रखा है y - 2 = 0। तो सेकेंड ही है इसका, थर्ड का सेकेंड, y - 2 = 0।
तो x नहीं है इसमें, तो y इज इक्वल टू 2 हो जाएगा सीधा। तो p तो पॉजिटिव है ही, तो रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकालेंगे। तो चूंकि रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो a तो x का गुणक होता है जो कि 0 है, तो y का गुणक 1 है, तो 1 का रूट 1 ही आ जाएगा। तो इसको लिख दो समीकरण 1, क्योंकि पॉजिटिव तो है ही, नेगेटिव था नहीं, तो अपन को सीधा लिखना है समीकरण 1 में एक रूट ऑफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर का भाग देने पर, तो भाग देंगे, 1 का भाग देना है, तो 1 का भाग देंगे तो वही चेंजेस, कुछ आएगा नहीं, बराबर 2 आ जाएगा सीधा सा। अब सीधा सा 2 आ गया, तो यहाँ से x कोस ओमेगा प्लस y साइन ओमेगा बराबर 2 है। तो समीकरण 2 और 3 देख के तुलना कर लो, तो समीकरण 2 व 3 की तुलना से, तो तुलना से p तो सीधा आ गया, क्या आ जाएगा, सॉरी इसको p लिखते हैं, तो p तो अपना 2 आ ही गया, और यहाँ से देखें तो क्या आएगा, कोस ओमेगा तो है 0, क्योंकि कोस x का पद है ही नहीं, और साइन ओमेगा क्या है, 1 है। अब साइन 1 है और दोनों पॉजिटिव है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो यहाँ तो आप डायरेक्ट ही बता सकते हैं, क्योंकि फर्स्ट में होगा, तो ओमेगा के का मान यहाँ लिख देना फर्स्ट चतुर्थांश में, तो फर्स्ट चतुर्थांश में सीधा साइन को ही देख लो वैसे तो साइन 90 पे 1 होता है, तो वैसे 90 नहीं तो साइन अपॉन कोस, वही तरीका अगर आप लगाएंगे तो यहाँ 1/0 यानी अनंत, और 10 अनंत होता है 90 पे, तो 10 ओमेगा बराबर अनंत आ गया। तो अनंत कब होगा, 10 90 यानी π/2 बराबर अनंत पे होता है, तो ओमेगा की वैल्यू क्या आ जाएगी, π/2 यानी 90 डिग्री पर, ठीक है। तो यानी y एक्सेस होगा, सिंपल सी बात है। यानी इसको अगर आप लिखेंगे y बराबर 2, तो वो y के रूप में आएगा, तो उस पर जो अभिलंब होगा, यानी इसकी समीकरण होगी y बराबर 2 है, तो y बराबर 2 है, तो कुछ इस तरीके से होगा। तो इस पर मूल बिंदु से जो अभिलंब होगा वो ये होगा, और मूल बिंदु से जो अभिलंब होगा उसका अक्ष के साथ कोण क्या आएगा, 90 डिग्री, यानी ध्यान में आया, y बराबर ये 2 होगा रेखा, तो y बराबर 2 होगा, तो इसके मूल बिंदु पर जो अभिलंब होगा वो y एक्सेस खुद ही हो जाएगी। अब y एक्सेस खुद हो जाएगी तो उसका अक्ष के साथ कोण 90 होता है, और ओमेगा अपना 90 आए, तो हो गई बात, ध्यान में आ गई, ठीक है। तो ये हो गया अपना थर्ड क्वेश्चन। अब अपन चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो इसके के मैंने छोड़े हैं, तो वो आप सोल्व करेंगे घर से, फिर भी कोई दिक्कत आई तो पूछ सकते हो। हाँ, तो फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखें भाई, क्वेश्चन नंबर 4 है, बिंदु -1 और 1 से रेखा 12x + 6 बराबर 5y-2 से दूरी ज्ञात करनी है। यानी एक बिंदु आपको दे रखा है, बिंदु A, उसके कोऑर्डिनेट है 1 और -1 और 1, उसकी एक रेखाखंड जो आपको दे रखा है, कोई रेखा है L, उससे दूरी ज्ञात करनी है। तो किसी बिंदु की किसी रेखा से दूरी ज्ञात अपन ने की है, तो अपन लिखेंगे रेखा L की समीकरण। तो उसको थोड़ा सा जनरल फॉर्म में बदलना पड़ेगा, क्योंकि वो डायरेक्टली आपको ऐसे दे रखी है, 12x + 6 बराबर 5y-2 इस रूप में दे रखी है। तो इसको जनरल फॉर्म में बदलेंगे, तो 12x + 72 और ये 5y-10 हो गए। तो इसको इधर लाएंगे सभी पदों को, तो 12x के 12x, 5y के 5y और 72 और 10, ये हो जाएंगे 82। तो ये आ गई अपनी रेखा की समीकरण। तो लिखेंगे रेखा की, चूँकि रेखा की बिंदु A से दूरी D, और फॉर्मूला होता है अपना मापांक ऑफ ax1 + by1
प्लस सी अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो डी डिस्टेंस जो है स्मॉल लिख लो, वैसे एक ही बात है ना, सिंबल दिया हुआ है डिस्टेंस को लिखते हैं इसलिए। तो ये आ जाएगा अपना, देखें ए तो क्या हो जाएगा ये 12, और x1 क्या होते हैं, x1 y1 होते हैं ये, तो x1 y1 हो गए ये, तो x1 हो गया -1 और प्लस b कितना है अपना -5y, तो -5y, y का मान 1 और c का मान क्या है 82, ठीक है। और रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होगा 12 का स्क्वायर, ए तो 12 है तो 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, तो ये आपको पता होना चाहिए क्या होता है। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो देखो ये आ गए -12 और ये -5, तो -12 -5 और प्लस के 82 और नीचे हो गए 12 का स्क्वायर 144 और 5 का 25, तो 169 जो कि 13 का अंडर रूट होता है, तो ये 13 हो जाएगा। तो यहाँ हो गए ये 17, तो 82 में से 17 जाएंगे अपने, कितने बचेंगे 2 गए, फिर 80 में से 15 गए 65, तो 65 बट्टा 13 तो 5 आ जाएगा, 5 यूनिट होगी, 5 यूनिट या इकाई, जो भी यूनिट आपको दे रखी होगी वो उस यूनिट, सेंटीमीटर मीटर जो भी होता है तो वो यूनिट में आ जाएगी। आगे ही बात ध्यान, किसी रेखा की किसी बिंदु से दूरी ज्ञात करनी है तो सिंपल सा फॉर्मूला है, उसमें x1 y1 उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट पुट कर दो, पहले इसको जनरल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, फिर पॉइंट के पुट किए और सोल्व किया तो सिंपल सा आंसर आ गया। ओके, तो ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 5। अब अपन चलते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 है, x पर बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जिनकी रेखा अंतःखंड रूप में दे रखा है से दूरियां 4 इकाई है, यानी x पर एक कोऑर्डिनेट है, उससे आपको उसकी दूरी ज्ञात करनी है, किसकी, इस रेखाखंड की, यानी x पर एक पॉइंट अगर है तो उसके कोऑर्डिनेट x और 0 होंगे, और उस रेखा, एक रेखा दे रखी है आपको l, उस रेखा से इस बिंदु की दूरी ज्ञात करनी है आपको, दूरी दे रखी है आपको तो इसके कोऑर्डिनेट बताने, दूरी 4 दे रखी है और रेखा की समीकरण आपको दे रखी है, l रेखा है उसकी समीकरण x/3 y/4 इज इक्वल टू 1 के रूप में दे रखी है, ठीक है। तो दूरी भी आपको दे रखी है, किसी x पर एक पॉइंट है a, उसके कोऑर्डिनेट आपको पता है क्या होंगे x और 0, और उससे 4 उसकी दूरी दे रखी है, किसकी, इस रेखा से इस बिंदु की, और जबकि रेखा की समीकरण आपको ये दे रखी है तो ये दूरी से अपन x का मान ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो पहले लिखते हैं x पर एक बिंदु, तो x पर अगर कोई बिंदु है तो x, 0 है, यानी हमें x का मान, यानी x का मान ही बताना है, और रेखा की जो समीकरण है, रेखा l की समीकरण, वो भी किस में होनी चाहिए, अपनी व्यापक फॉर्म में होनी चाहिए। आपको दे किस रूप में रखी है, अंतःखंड रूप में, तो उसको व्यापक फॉर्म में बदलना पड़ेगा अपन को, क्योंकि विदाउट व्यापक अपन वैल्यू नहीं पुट कर पाएंगे। तो इसका लघुत्तम ले लेते हैं 12, तो ये 4x प्लस ये 3y बराबर 1, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ये 4x प्लस 3y बराबर 12, तो व्यापक रूप हो जाएगा 4x प्लस 3y और माइनस के 12 बराबर 0। यह आ गई समीकरण l व्यापक रूप में। और इस रेखा की इस बिंदु से दूरी, तो अभी अपन दूरी वाला डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे, तो बिंदु a से रेखा की दूरी, तो बिंदु a से रेखा की दूरी वो होगी आपकी d, तो d बराबर क्या होगा, ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हो गया। तो दूरी आपको दे रखी है 4, तो ये तो पुट हो जाएगी। अब यहाँ से इसको सोल्व करेंगे तो देखें a क्या हो गया 4, x क्या हो गया, x तो x ही है,
और b की वैल्यू है 3 और y कोऑर्डिनेट उसका क्या है 0 और प्लस c क्या है अपना माइनस का 12 और नीचे लिखेंगे रूट ऑफ a स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर मोड। तो ये मोड में आएगा तो यहाँ से हो जाएगी, ये दूरी है 4, इसको देखो तो ये हो जाएगा 4x माइनस 12 और यहाँ से आ जाएगा नीचे 4 का स्क्वायर 16 होता है, 3 का स्क्वायर 9 तो रूट 25 का रूट 5 हो जाएगा और ये मोड के अंदर है तो इसको सोल्व करेंगे तो प्लस माइनस आ जाएगा। तो प्लस माइनस अगर अपन लेंगे तो इसको सोल्व करेंगे तो एक बार प्लस लेने पर और एक बार माइनस, दोनों से अपन सोल्व कर लें। तो व्हेन टेकिंग प्लस लेने पर लिख दो, तो प्लस लेने पर तो आ जाएगा अपना 4 बराबर 4x माइनस 12 बट्टा 5, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो 4x माइनस 12 बराबर 20, तो ये 12 उधर गए तो x बराबर आ जाएगा अपना 32 बट्टा 4, तो ये आ जाएगा x बराबर 8। तो x कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे 8 और 0 हो जाएंगे। तो और जब आप माइनस लोगे तो माइनस लेने पर देखो क्या आएगा, यहाँ से 4 बराबर माइनस का लेंगे तो ये दोनों माइनस के हो जाएंगे, तो माइनस का 4x प्लस 12 और बट्टा में 5, तो ये हो जाएगा माइनस का 4x प्लस 12 बराबर 20, तो ये 12 उधर जाएंगे तो बचेंगे कितने 8, तो ये x बराबर आ जाएगा 8 बट्टे -4 यानी -2, तो x बराबर आ जाएगा -2। तो a कोऑर्डिनेट हो जाएंगे अपने -2 और कोमा 0। ठीक है, तो देखिए ध्यान से, आराम से, इजी सा क्वेश्चन था कि x एक्स पर एक बिंदु है तो x और 0 हो गए उसके कोऑर्डिनेट, उससे इस रेखा की दूरी ज्ञात करनी है। तो रेखा की समीकरण को व्यापक कन्वर्ट कर लिया अपन ने व्यापक फॉर्म में, तो ये व्यापक फॉर्म में आ गया, फिर दूरी वाला फॉर्मूला लगाया। अब यहाँ पर क्या है मोड है, मापांक है, तो मापांक है तो प्लस माइनस लगेगा, तो प्लस माइनस एक बार प्लस लेने से और एक बार माइनस तो 2 आंसर आएंगे, तो 2 कोऑर्डिनेट हो सकते हैं। ठीक है, तो ये हुआ अपना 5वां क्वेश्चन। ठीक है, तो आज अपन इतना करेंगे, 5 क्वेश्चन तक आप अच्छे से कर लें, इनको सोल्व कर लें। ओके, थैंक यू।